नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम उत्तराखंड विशेष में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर स्थित टूरिस्ट गेस्ट हाउस में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को सद्भावना और पारंपरिक रीति से स्वागत किया। इसके बाद सीएम धामी ने श्रद्धालुओं को फूल मालाएं पहनाकर और प्रतीक चिन्ह भेंट कर यात्रा के लिए शुभकामनाएं भी दी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा आध्यात्मिक आस्था और साहस का प्रतीक है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार इस ऐतिहासिक और पवित्र यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा के नगला तारा गांव में पारंपरिक तरीके से खेत में हल चलाया, धान की रोपाई भी की। और ये तस्वीर आप देखिए तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किसानों के साथ बाकायदा बातचीत भी की। किसानों ने सीएम धामी के सामने खेती से जुड़ी समस्याओं को रखा। सीएम ने उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुना और समाधान का भरोसा भी दिलाया। वहीं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून स्थित सैनिक कल्याण निदेशालय में आगामी 26 जुलाई को मनाए जाने वाले कारगिल शौर्य दिवस की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सैनिक कल्याण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि शौर्य दिवस के मौके पर आयोजित सभी कार्यक्रमों की तैयारियां समयबद्ध और भव्य रूप से पूरी की जाएं। उन्होंने कहा कि कारगिल शौर्य दिवस न सिर्फ भारतीय सेना के शौर्य और बलिदान का प्रतीक है, बल्कि ये देश के प्रति हमारे सम्मान का भी पर्व है। उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देशित किया कि प्रदेश के हर जनपद में शौर्य दिवस को सम्मान और उत्साह के साथ मनाया जाए। कार्यक्रमों की रूपरेखा स्थानीय स्तर पर भी प्रभावी ढंग से तैयार की जाए। कारगिल दिवस है जिसको शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, उसकी तैयारियों को लेकर, क्योंकि प्रदेश के अंदर जो कार्यक्रम होता है उसका मैसेज पूरे देश और प्रदेश में जाता है। और ये तो वीरों की भूमि है। फसड़वार से लेकर अभी तक हजारों यहाँ के वीरों ने देश की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी है। और कैसे ये कार्यक्रम भव्य हो, इन सारे विषयों पर चर्चा हुई और हमारे डायरेक्टरेट ने, हमारे सैनिक अधिकारी ने इसकी पूरी तैयारी यहाँ पर की है। साथ ही जो हमारा धामी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है जो लगभग बनकर तैयार हो गया है, उसका लोकार्पण होना है। उससे पूर्व क्योंकि हमने एक सही सम्मान यात्रा निकालकर सभी शहीदों के आंगन की पवित्र मट्टी को हम लेकर आए थे। ताम्रपत्र एक सम्मान स्वरूप हमने उनको दिए थे। तो शीघ्र ऐसे लगभग 100 के करीब लोग हैं। शीघ्र उन लोगों को उनके आंगन की पवित्र मिट्टी को भी हम लेकर आएंगे। तो मंत्री गणेश जोशी ने तैयारियों की समीक्षा की है और तस्वीर आप देख सकते हैं। तो सैनिक कल्याण निदेशालय में ये कार्यक्रम होना है जिसे भव्य तरीके से धामी सरकार मनाएगी और कोशिश ये है कि सभी के भीतर सम्मान और उत्साह की भावना निहित रहे और जो लोग नहीं जानते, नहीं समझते, वो भी इस शौर्य दिवस को बारीकी से समझ सकें, हमारे सैनिकों के बलिदान को बारीकी से जान सकें। तो सैनिक कल्याण निदेशालय में एक कार्यक्रम होना है। उससे पहले शौर्य दिवस की तैयारियां क्या है, इस संबंध में मंत्री गणेश जोशी ने न केवल तमाम अधिकारियों से सुझाव लिए, ओपिनियन लिए कि किस तरीके से और बेहतर कार्यक्रम कर सकते हैं। चलिए सीधा रुख करेंगे, हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, तस्वीर हम दिखा रहे हैं दर्शकों को किस तरीके से मंत्री गणेश जोशी ने कार्यक्रम से संबंधित तैयारियों की समीक्षा की है। किस तरीके से शौर्य दिवस का कार्यक्रम धामी सरकार मनाने वाली है, क्या तैयारियां हैं?
देखिए, शौर्य दिवस की बात करें तो हर साल जो है वो धामी सरकार भव्य तरीके से शौर्य दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन करती है और जो तमाम सैनिक होते हैं उनके बीच कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी उन्होंने इस संबंध में बैठक भी की है और बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि भव्य तरीके से इस कार्यक्रम को मनाया जाए और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और शहीद परिवारों की बात करें तो वो भी इसमें मौजूद रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि सैनिकों के हित में धामी सरकार कई बड़े निर्णय ले चुकी है और जिनको प्रदेश में लागू भी किया गया है। हाल में ही जो शहीद परिजनों को जो राशि मिलती थी उसे 10 लाख से 50 लाख भी किया गया है। जो रोडवेज की बसें होती है उनमें जो शहीद के परिजन हैं उनको निःशुल्क जो है वो यात्रा की सुविधा भी दी जा रही है। तो इस तरीके से सैनिकों के लिए कई जो योजनाएं हैं वो प्रदेश में जारी हैं और जो शहीद परिवार होते उनको लेकर भी कहीं ना कहीं उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसमें शहीद के परिजनों को नौकरी देने का काम भी राज्य सरकार कर रही है। तो सीधे तरीके से देखें तो सैनिक बाहुल्य प्रदेश उत्तराखंड को माना जाता है और जो भी सैनिकों से संबंधित कार्यक्रम उत्तराखंड में मनाती है और जो शौर्य दिवस का कार्यक्रम है उसके आयोजन को लेकर भी तैयारियां चल रही हैं और भव्य तरीके से इस कार्यक्रम को मनाए जाने के निर्देश सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने दिए हैं। जी चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं हरिद्वार में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने भगवानपुर के आरोग्य अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। अस्पताल में डॉक्टर्स और दवाइयों की डिमांड को पूरा कर लिया गया है। आगे उन्होंने कहा कि प्रदेश में नकली दवाओं पर लगाम लगाने को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। साथ ही नकली दवाइयों की शिकायत मिलने पर आरोपियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि आरोग्य अस्पताल क्षेत्र का सबसे बड़ा अस्पताल है जिसमें हर तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं सस्ते दामों पर दी जाती है। यात्रा में लाखों लोग आते हैं और कल मुख्यमंत्री जी ने भी समीक्षा बैठक की है, मैंने भी कर दी है। हमने पर्याप्त जितना जिला प्रशासन ने और पर्यटन विभाग ने और हरिद्वार जिले ने हमको पैरामेडिकल स्टाफ की डिमांड की है, डॉक्टरों की डिमांड की है, हॉस्पिटलों में संसाधनों की डिमांड की है, वो हमने पूरी कर दी है। मुझे लगता है कि किसी भी कांवड़ यात्री को कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ऐसा है कि लगभग 450 दवाइयाँ सरकार की तरफ से निःशुल्क रोगियों को दी जाती हैं और उसके अलावा भी जन औषधि केंद्र सरकार के द्वारा खोले गए हैं। अगर कहीं की कोई शिकायत होगी तो कोई मुझे लिख के देगा तो मैं उसकी इंक्वायरी जरूर कराऊंगा। वहीं हरिद्वार जिला अधिकारी ने कांवड़ मेले की तैयारियों को लेकर एक अहम बैठक की। बैठक में पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम समेत अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान जिला अधिकारी ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि कांवड़ मेले के दौरान श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए समन्वय बनाकर काम करें। इसके साथ ही उन्होंने सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन से निगरानी और रूट डायवर्जन जैसी व्यवस्थाओं पर भी चर्चा की। इस मौके पर डीएम ने कहा कि कांवड़ मेला आस्था का पर्व है जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते हैं। ऐसे में सभी विभागों की जिम्मेदारी है कि वे समय रहते सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें ताकि ये धार्मिक आयोजन शांतिपूर्ण और सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। और चलिए सीधा रुख करेंगे, हमारे संवाददाता मनोज कश्यप जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनोज, बैठक से संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कांवड़ मेले की तैयारियों को लेकर, फिलहाल क्या माहौल है हरिद्वार में? आपको बता दूं कि आज जिलाधिकारी के माध्यम से सभी अधिकारियों के समन्वय में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी अधिकारियों को एक बार फिर से निर्देशित किया गया है कि जहां जहां जो कार्य अधूरे रह गए हैं सभी कार्यों को शीघ्र पूर्ण किया जाए। साथ ही एक और चीज सामने निकल करके आई है कि जिलाधिकारी का कहना है कि मुख्यमंत्री के जो दिशा निर्देश है उसके तहत हरिद्वार को जो है
ग्रीन एंड क्लीन, इस थीम पर ये कावड़ मेला पूरा संचालित किया जाएगा, जिसमें कि साफ सफाई का खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा और जितना भी कचरा है उसके वेस्ट को उसे वेस्ट करने के लिए और साथ ही जगह जगह जो है कचरे के निस्तारण के लिए कूड़ेदान भी लगाने के लिए निर्देशित किया गया है। जी चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मनोज, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं हरिद्वार कांवड़ मेले की तैयारियां लगातार की जा रही है और इस बीच कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा के लिए एसडीआरएफ की स्पेशल टीम हरिद्वार पहुंच चुकी है। एसडीआरएफ की टीम आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरणों से लैस है। एसडीआरएफ के कमांडेंट ने बताया कि इस बार की टीम को विशेष ट्रेनिंग दी गई है और ये टीम हाईटेक संसाधनों जैसे कि अंडर वाटर कैमरा, नाइट विजन डिवाइस, बोट, लाइफ जैकेट, ड्रोन, डीप डाइविंग सेट्स और अन्य आधुनिक उपकरणों से लैस है। उन्होंने बताया कि हर की पैड़ी, गंगा घाटों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में एसडीआरएफ की टीम लगातार निगरानी रखेगी। किसी भी आपातकालीन स्थिति में तुरंत राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया जाएगा। इसके अलावा रेस्क्यू और मॉक ड्रिल का एक्सरसाइज भी समय समय पर किया जाता है ताकि किसी भी चुनौती का सामना प्रभावी ढंग से किया जा सके। वहीं हरिद्वार में 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होगी। यात्रा को सुगम और सुव्यवस्थित बनाने के लिए मुख्यमंत्री की तरफ से तमाम विभागों को निर्देश दिए गए हैं। खास तौर पर अगर सड़क सुरक्षा फोर्स की बात करें तो कांवड़ यात्रा के दौरान इस विभाग की एक अहम भूमिका बन जाती है। वहीं इस बीच एसडीआरएफ कमांडेंट अर्पण यदुवंशी ने जानकारी देते हुए बताया कि कांवड़ यात्रा में कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए हरिद्वार जिले में 6 जगहों पर 7 सब टीमों की तैनाती की जाएगी, जो कि सुरक्षा के उपकरणों से लैस होंगी। यात्रा के दौरान किसी प्रकार की अनहोनी ना हो, कोई घटना ना हो, इसके लिए एसडीआरएफ की तरफ से तमाम तैयारियां कर ली गई है। देखिए, कांवड़ यात्रा को लेके एसडीआरएफ की तैयारी पूरी है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश है कि जो कांवड़ यात्रा है इस बार जो है सुगम और सुव्यवस्थित रहे और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सुरक्षित रहे। तो इस बार जो हमारी टीम है वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे रहेंगी। हमारा कंट्रोल रूम भी 24/7 एक्टिव है और इस साल जो है 6 स्थानों पर कांवड़ यात्रा के दौरान हम 7 सब टीम जो है तैनात करेंगे कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए। ये जो ड्यूटी का स्थान है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें कांगड़ा घाट पुल हरिद्वार, बैरागी कैंप घाट हरिद्वार, प्रेमनगर आश्रम घाट हरिद्वार, नाव घाट राम झूला ऋषिकेश और नीलकंठ मंदिर ड्यूटी पे और एक ढालवाला पे। तो ये 6 स्थानों पर हमारी कांवड़ के दृष्टिगत हमारी टीम तैनात रहेंगी और ये सभी जो टीम है ये विशेषकर दक्ष टीम है, फ्लड रिलीफ टीम है, जो कि जिनको विशेष ट्रेनिंग दी गई है डीप डाइविंग की। वहीं उत्तराखंड में मानसून आने के बाद लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके कारण कई जगहों पर भूस्खलन हो रहा है। वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश के रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया, जबकि नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर में बारिश की आशंका जताई गई। वहीं 6 जुलाई को राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश के आसार बन रहे हैं। उत्तराखंड में मानसून पहुंचने के बाद से लगातार बारिश का सिलसिला देखने को मिल रहा है और इस समय भी राजधानी देहरादून में जो है वो मूसलाधार बारिश देखने को मिल रही है। और मौसम विभाग ने जो भविष्यवाणी की है अगले 24 से 48 घंटों के लिए, उसमें 2 जिलों में जो है वो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जनपद में जो है वो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं अगले 48 घंटों के बाद जिस तरीके से देहरादून और टिहरी में भी जो है वो ऑरेंज अलर्ट जो है वो रहने की संभावना है, तो वहीं रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में अगले 48 घंटों के बाद भी ऑरेंज अलर्ट की जो है वो संभावना व्यक्त की गई है। यानी कि भारी से भारी बारिश इन जिलों में जो हो सकती है। और इस समय भी जो है वो राजधानी देहरादून में हल्की बारिश जो है वो लगी हुई है। और नदी का जो जल स्तर आप देख रहे होंगे, ये देहरादून की माल देवता के पास जो बहने वाली नदी है
हालांकि इसमें अभी जो है वो बहाव नदी का इतना तेज नहीं है, लेकिन अमूमन देखा जाता है जब तेज बारिश होती है तो इस नदी का वेग भी काफ़ी जो है वो तेज होता है। हालांकि लोग यहाँ पर अभी भी जो है वो बारिश के मौसम में जो है वो नहाने के लिए पहुँच रहे हैं। हालांकि इतनी गर्मी देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन सीधे तरीके से लोग इंजॉयमेंट के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सड़कों की बात करें तो उत्तराखंड में जिस तरीके से लैंडस्लाइड के बाद जो सड़कें हैं उनकी तस्वीर कुछ इस तरीके से नज़र आ रही है। जो लैंडस्लाइड होता है पहाड़ों में अमूमन जो सड़कें रहती हैं वो इस तरीके से नज़र आ रही हैं। और पूरी तरीके से देखें तो अगले कुछ दिनों में जो है वो और बारिश देखने को मिलेगी। और मौसम विभाग ने जिस तरीके से अलर्ट भी समय समय पर जारी करता रहता है कि भारी बारिश की संभावना कम है, तो आम लोग जो रोजाना बाहर निकलते उन्हें मौसम विभाग का भी अलर्ट पर नज़र जो है वो बनाई रखनी चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में लैंडस्लाइड से कई बार जो है वो बड़ी दुर्घटनाएं भी होती है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार यही अपील करते हैं कि जब मौसम विभाग अलर्ट जारी करता है तो उस समय जरूर जो है आम लोग मौसम विभाग का अलर्ट देखें। हालांकि उत्तराखंड में जिस तरीके से चारधाम यात्रा भी चल रही है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को गृह मंत्री अमित शाह ने फोन कर उत्तराखंड में मानसून आने के बाद की स्थिति का भी जो है वो जानकारी ली है, तो सीधे तरीके से देख सकते हैं कि अगला 1-1.5 महीना जो है उत्तराखंड में जो है वो खासी मुसीबतों वाला रह सकता है, जिस तरीके से मानसून उत्तराखंड में सक्रिय है। कैमरा पर्सन मनोहर रावत के साथ मनीष जंगवाल, MH1 न्यूज, देहरादून। वहीं मुहर्रम समेत अन्य पर्वों को देखते हुए हरिद्वार के रानीपुर क्षेत्र के पंचपुरी में एक शांति समिति बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में ग्राम सुरक्षा समिति के सदस्यों, चौकी प्रभारी समेत आम नागरिक भी मौजूद रहे। इस मौके पर पुलिस अधिकारियों ने सभी लोगों को त्योहारों के दौरान शांति, आपसी भाईचारा और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने की अपील की। इसके साथ ही शासन प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों की जानकारी, पुलिस प्रशासन का सहयोग करने की अपील भी की। साथ ही लोगों को अफवाहों से दूर रहने की सलाह भी दी गई। वहीं उत्तराखंड हाईकोर्ट में ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नैनीताल में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण को लेकर सख्ती दिखाई दी है। वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए जो नियम बनाए गए हैं उनके पालन को सुनिश्चित करें। कोर्ट ने यह भी कहा कि नियमों को सख्ती से लागू करने के साथ साथ नियमों का उल्लंघन होने पर सख्ती से निपटें। इसके साथ ही कोर्ट ने गृह सचिव से यह भी कहा कि वो पुलिस को ध्वनि मापने का यंत्र उपलब्ध कराएं। अब अगर मामले की इसी तरीके से निगरानी की जाए तो ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। कानून इसमें यह कहता है कि कोई भी लाउड स्पीकर बिना अनुमति के यूज नहीं हो सकता, और अगर हो अनुमति है भी तो भी उसके कुछ मानक बनाए हुए हैं, डेसिबल्स अपर लिमिट बनाई हुई है, उसके बियॉन्ड वो डेसिबल्स नहीं जा सकता। लेकिन ये जो लॉ है हमारे नैनीताल में कहीं भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, बल्कि स्टेट ऑफ उत्तराखंड में ही कहीं इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। तो इस इशू को लेके हम आज हाईकोर्ट के पास गए थे। कोर्ट ने ये कहा है कि सबसे पहले एक जो मुद्दा इसमें उठा था कि डेसिबल मीटर्स पुलिस के पास नहीं है, जिससे कि वो इफेक्टिव मॉनिटरिंग कर सकें और जो वायलेटर्स हैं उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकें। तो पुलिस ने होम सेक्रेटरी और अर्बन प्लानिंग सेक्रेटरी को डायरेक्ट किया है कि सब जगह सारे पुलिस वालों पे और नगर पालिका को ये डेसिबल मीटर्स प्रोवाइड करे जाएं, जिससे कि वो इसको मॉनिटर कर सकें और वॉलेटर्स के खिलाफ एक्शन ले सकें। वहीं उत्तराखंड के राजकीय मेडिकल कॉलेज से पास आउट 234 गैर हाजिर बॉन्डधारी डॉक्टर्स के खिलाफ वसूली के साथ ही बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अपने कर्तव्यों में लापरवाही बरतने वाले इन डॉक्टर्स की सूची नेशनल मेडिकल काउंसिल को भी दी जाएगी। वहीं कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने राज्य से कम शुल्क में MBBS की पढ़ाई पूरी कर बॉन्ड की शर्तें न मानने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए। वहीं पौड़ी में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया तेज हो रही है। जिले में अब तक 1183 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र जमा कर दिए हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बताया कि सभी विकास खंडों में नामांकन प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से की जा रही है। अधिकारी खुद कंट्रोल रूम के जरिए हर विकास खंड से नामांकन संबंधित जानकारियों का रोजाना पड़ताल करेंगे। वहीं प्रशासन की तरफ से नामांकन स्थलों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि प्रक्रिया निष्पक्ष तरीके से हो सके। वहीं उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी संख्या में प्रत्याशी नामांकन भर रहे हैं और इस बीच उत्तरकाशी में जिला पंचायत सीट धनारी फोल्ड पुजार गांव से प्रत्याशी हिमानी रावत ने नामांकन दर्ज कर अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है। प्रत्याशी ने बताया कि पहले यह सीट सामान्य थी, लेकिन इसे महिला सीट कर दिया गया है, जिसके बाद उन्होंने प्रत्याशी बनकर उस परंपरा को खत्म करने के लिए नामांकन भरा जिसमें महिला सिर्फ फेस होती, सारा कार्य पति करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार आरक्षण इसलिए देती है ताकि योग्य महिला उम्मीदवार मजबूती से क्षेत्र के मुद्दों को लेकर दावेदारी करें। मैं धनारी क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य की दावेदारी कर रही हूँ। ऐसा तो कोई ऑनेस्टली बताऊँ तो ऐसा तो कोई उद्देश्य मतलब पहले से कोई माइंडसेट नहीं था बनाया हुआ कि राजनीतिक क्षेत्र में ही जाना है। 2008 के बाद से जो हमारे उत्तराखंड में महिला आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है, जो 2012 में लागू हो चुका था, पर उसके बावजूद भी आरक्षण के बेस पे ना जाने कितनी महिलाओं ने चुनाव लड़ लिया है, कितनी बार क्षेत्र पंचायत सदस्य बन चुकी है, कितनी बार जिला पंचायत सदस्य बन चुकी है, पर आगे उसके बाद उनका राजनीतिक जो भविष्य है वो वहीं तक सिमट कर रह जाता है। उसका कारण यह है कि उनको मात्र एक फेस बनाया जाता है। जो डिसीजन मेकिंग पावर, जो अधिकार जो होते हैं वो पूरे पति के पास होते हैं और उनको एक फेस जैसा बनाया जाता है। तो सबसे पहले तो मैंने उसी को सोच के ये निर्णय लिया कि जब पहला कदम किसी को, पहल तो किसी को करनी ही पड़ेगी, अगर पहल करूंगी तो आगे बेटियों और बहनों के भी रास्ते खुलेंगे। यही सोच के मैंने पहले दावेदारी। वहीं उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के लिए प्रत्याशियों की तरफ से तेजी से नामांकन किया जा रहा है और इसी बीच अल्मोड़ा में भी जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट के लिए बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन भरा। बीजेपी के जिलाध्यक्ष महेश नयाल ने सकनिया कोट सीट से जिला पंचायत सदस्य पद के लिए नामांकन किया है। वहीं कांग्रेस की तरफ से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने अपनी बहू सुनीता कुंजवाल ने खांकर पंचायत सीट से नामांकन किया है। आप खुद मैदान में हैं? जी, मैं भी भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में सकन्या कोट जिला पंचायत क्षेत्र से नामांकन अपना आज मैंने करा है और भारतीय जनता पार्टी के जैसा आदेश रहता है उस आदेश के क्रम में सारे कार्यकर्ता अपने जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं।